बिल्कुल बहरहाल तो यहाँ पे देखिए हमास जो है ज़ाहिर है इतने लोगों को निकाल देना और बाहर कर देना, लेकिन ये कि ऑपरेशन उनका जारी है, वो अपनी कोशिश में लगे हुए हैं। सवाल ये है कि हमास क्या कर रहा है, ये इम्पोर्टेंट नहीं राशिद रिज़वी साहब। सवाल ये है कि दूसरे लोग ओआईसी दूर-दूर तक नज़र नहीं आ रहा है, वो कहाँ है? दूसरा ये कि जिन लोगों ने जंगबंदी में सालसी इख्तियार की थी, जो मीडिएटर थे, वो क्यों चुप हैं? उन्हें भी बोलना चाहिए और फिर हम कह रहे हैं बोलने से क्या होगा? वो एक्शन क्यों नहीं लेते? वो सामने क्यों नहीं आते? क्या वजह है? भई आप सालिस थे, आप मीडिएटर थे, आप क्यों आगे नहीं आ रहे हो? राशिद साहब, इस पे थोड़ा-सा और फिर उसके बाद मैं ईरान पे आऊँगा और फिर मुमताज भाई, वो मीडिएटर नहीं थे, वो पिट्ठू थे। जब अमेरिका ने कहा कि तुम बनोगे मीडिएटर, तो वो खुल के सामने आ गया कि हम मीडिएटर हैं, हम मीडिएटर हैं। कतर में, आप बताइए, कतर में तालिबान का ऑफिस खोलने के लिए किसने कहा था? अमेरिका ने। तो कतर ने अलाउ किया, तालिबान का ऑफिस खुला। वहां पर अमेरिकन ऑफिशियल से बात होती थी, तालिबान की, अफगानिस्तान के मैटर। हमास के ऑफिस के लिए किसने कहा था? अमेरिका ने। तो अमेरिका जो कहेगा ये लोग करेंगे, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं है कि इजराइल को टोके। इजराइल को रोकने का मतलब है अमेरिका को रोकना। इजराइल की तारीफ, अमेरिका की तारीफ। इजराइल की जिल्लत, अमेरिका की जिल्लत। तो ये लोग अमेरिका के खिलाफ जा नहीं सकते, इनको पता है मेरा अंजाम क्या होगा। अमेरिका ने इस तरह से डरा के रखा हुआ है, इन लोग को मजाल नहीं है। इन लोग को मजाल नहीं कि ये लोग अमेरिका के खिलाफ या इसराइल के खिलाफ कुछ बोल सकें। अब आप बताइए, आपके ट्रक वहां खड़े हुए हैं, अंदर नहीं जा पा रहे हैं। यूएई का बिगड़ा निकला, सऊदी अरब का बिगड़ा निकला, टर्की का बिगड़ा निकला। निकलते हुए तो सबने देखा, वो गया कहाँ ये बताओ ना। वो बिगड़ा कहाँ गया? वो मदद कहाँ गई? निकालने के लिए तो हम और आप भी इंडिया से निकाल लेंगे एक बिगड़ा, लेकिन वो सामान कहाँ जाएगा? क्या वो गाजा के मजलूम लोगों को मिल पाएगा? वहां के मजबूर लोगों को मिल पाएगा? कमाल बिगड़ा निकालना नहीं है, कमाल है उन तक मदद तकसीम करवाना, उन तक उनका हक पहुंचवाना। अब राफा बॉर्डर खुलता गाजा से है, जाता मिस्र में है। कब्जा कौन की है? नेतन्याहू। वो तय करेगा कितनी गाड़ी आएंगी, कितनी गाड़ी नहीं आएंगी। वो तय करेगा कौन जाएगा, कौन नहीं जाएगा। उसने तो कह दिया कि जाओगे अपनी मर्जी से, वापसी हमारी मर्जी से होगी। इसका मतलब गाजा खाली करो। एक बार लोग डर गए कि हम जाएंगे तो आ नहीं पाएंगे। आज की डेट में मुमताज भाई, उस जमीन की बात ही नहीं हो रही है जो येलो लाइन डोनाल्ड ट्रंप ने खींची थी। क्या आखिर इनकी आर्मी को पीछे आना चाहिए? अब नया मुद्दा खोल दिया गया है, चैप्टर ईरान। ईरान चैप्टर इसीलिए खोला ही गया है कि गाजा के मैटर में बात ही ना हो। अब देखना यह है कि ये कब तक घसीटेंगे इसको, कब तक घसीटेंगे, कितना घसीटेंगे ये। क्योंकि गाजा को डोनाल्ड ट्रंप अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बनाना चाहता है, ये बात आप याद रखिएगा। गाजा की प्रॉपर्टी को डोनाल्ड ट्रंप अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बनाना चाहता है। जिस तरीके से कुशनल ने वहां के डेवलपमेंट प्रोग्राम को रखा है, उसमें तो देखने पर गाजा वालों के पास एक इंच जमीन बचती नहीं उनके लिए। यहाँ हॉस्पिटल बनेगा, यहाँ होटल बनेगा, यहाँ शॉपिंग मॉल बनेंगे, यहाँ ये बनेगा, यहाँ इतनी चौड़ी सड़क रहेगी, यहाँ पर कॉटेज बनवाएंगे, टाउनशिप बनाएंगे, बाहर के लोगों को लाएंगे। बाहर के लोगों को लाने के बाद आप उनको कहाँ की नागरिकता दोगे? इजराइल की? अगर गाजा की में आप टाउनशिप बनाते हो और वहां पर बाहर से लोगों को ला के वहां टिकाते हो, तो नेशनलिटी आप कहाँ की दोगे? फिलिस्तीन की तो आप दोगे नहीं।
अगर आप इसराइल की नेशनलिटी देते हो तो मतलब गाजा चला गया इसराइल में, गाजा आ जाएगा इसराइल के नक्शे में। तो ये बहुत गंदी साजिश चल रही है। अब उसको लटकाने के लिए ये ईरान वाला भी चालू रखेंगे। अगर ईरान का बंद होगा तो फिर से ग्रीनलैंड का शुरू हो जाएगा। वहां अगर बंद होगा तो कोलंबिया शुरू कर देंगे, क्यूबा शुरू कर देंगे। ये एक ना एक चैप्टर ये खोले रहेंगे। लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि गाजा के लोगों को तब तक इंसाफ नहीं मिलेगा जब तक इजराइल की कायदे से पिटाई ना हो जाए। और उस रिजीम में, उस रीजन में इजराइल की पिटाई खाली ईरान ही कर सकता है, कोई नहीं कर सकता। मुमताज भाई। सही है। और वो सब दुनिया देख रही है कि इस वक्त मुकाबिल में इजराइल तो है ही नहीं, मुकाबिल में अमेरिका, और पहले भी था, लेकिन ये अच्छा हुआ कि अमेरिका खुलकर मुकाबले में आया और पूरे तमकनत के साथ आया। और ये इस तरह के खबरों के साथ कि पूरा तबाह कर दिया जाएगा, मिटा दिया जाएगा। लेकिन फिरोज बख्श साहब, क्या लग रहा है कि जुमा की बातचीत हो रही है, इसमें किस हद तक अमेरिका पीछे हट सकता है? क्योंकि अमेरिका इस वक्त फेस सेविंग अपनी कर रहा है, वो किसी तरीके से। लेकिन वो जो कह रहा था कि जीरो यूरेनियम हो, इनरिचमेंट हो, इसके अलावा कहा कि साहब मिसाइल कोई न बने। ईरान ने इन सबको मना कर दिया। बात का फिर महवर क्या होगा? बात होगी किस बुनियाद पर? फिरोज बख्श साहब, क्या लग रहा है आपको? और बात होगी भी कि नहीं होगी? अभी वेन्यू चेंज करने की बात हो रही है। फिरोज बख्श साहब। देखिए, दो पॉसिबिलिटीज हैं डॉक्टर मुमताज आलम साहब। एक पॉसिबिलिटी तो ये है, जैसा भी राशिद साहब ने फरमाया, कि अमेरिका दिखावा कर रहा है कि अरे हम थोड़ा सा लड़ाई में इंटरेस्टेड नहीं हैं, अपने बेड़े को भी दूर ले जाओ, इधर से फौजियों को हटा लो, वहां से फौजियों को बुला लो, ये सब है। ये दिखावा हो सकता है। और एकदम से, जैसे कहा राशिद साहब ने, कि ईरान के लिए 1400 किलोमीटर कोई वो नहीं है, और इनकी जहाजों की स्पीड जो है 60-70 होती है, तो उसके ड्रोन पहुंच जाएंगे। उसी तरह से अमेरिका के अगर 1400 किलोमीटर है, उसके लिए भी बड़ा कोई मुश्किल नहीं है ईरान पे अटैक करना। तो ये दोनों चीजें हैं यहाँ से। तो ये ईरान को बड़ा मोहतात रहना पड़ेगा। ये बड़े धोखेबाज लोग हैं। ये धोखे से आपको बस, अच्छा हम मीटिंग कर रहे हैं संडे को, वो B2 बम्बर लाके तो काम खराब कर दिया सारा, इतना तबाह बर्बाद कर दिया ईरान के उस हिस्से को। तो ये है कि ये भी मतलब अल्लाह करे ऐसा ना हो, लेकिन ये बात राशिद साहब की बिल्कुल गलत नहीं है कि ये एक ऐसा फरसूदा जाल बना रहे हैं। अरे क्या रखा है लड़ाई में, ये हम तो कह ही रहे हैं, और उसके बाद ये एकदम से कुछ कर दें, इधर से इसराइल कुछ कर दे। लेकिन ईरान उसके लिए तैयार बैठा है। मैंने पहले भी ये बात कही, ईरान तो कह रहा है कि तुम थोड़ी सी फुलझड़ी चलाओ ना, ताकि हम भी अपने बम पटाखे जो इतने 40 साल से तैयार कर रखे हैं, उनको भी काम में लाएं। ठीक है, इतना हमने डिफेंस का जमा कर लिया है, आखिर कब काम में आएगा? यही तो मौका है काम में लाने का। ठीक है। और ये भी एक बात कही थी राशिद साहब ने, बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं आज वो उस वक्त, कि जब तक इसको करारा जवाब नहीं मिलेगा इसराइल को, ये बाज नहीं आएगा। और करारा जवाब देने का वक्त अभी है ईरान के लिए। बाकी अब देखते हैं कि जियो पॉलिटिक्स में क्या होता है, आगे क्या लड़ाई का होता है, और आप वाली बात के इसका महवर क्या होगा। ईरान अपनी बातों पे कायम है, अमेरिका अपनी जिद पे कायम है। अभी तो मैं मेरे समझ में ये आ रहा है कि अमेरिका की अभी थोड़ी हवा सिरकी हुई है। अमेरिका कभी का अटैक कर चुका होता, अगर वो मतलब उसके नजदीक ईरान एक हलवा होता। वो समझ गया कि ये ऊंट के मुंह में छछूंदर वाली बात है, मैं अटैक करूंगा तब मैं फंसा हूं, नहीं करूंगा तब फंसा हूं। अबे ट्रम्प साहब खुद बड़े कंफ्यूज आदमी हैं। आज उन्होंने गले लगा लिया हिंदुस्तान को, अरे भाई तुम तो हमारे भाई हो, सब कुछ है, हम तुम्हारा जो टैरिफ है 500 से हटा के और इतने से हटा के हम 18 कर देंगे। तो उनका कुछ मतलब बड़े मजेदार आदमी है वो। अमेरिकन के लिए और फिर पूरी दुनिया के लिए वो कौन है? वो एक एंटरटेनर है। उनको बड़ा पसंद किया जाए, जैसे कोई ऐसा कैरेक्टर होता है चचा छक्कन टाइप, तो उस टाइप के हैं वो।
तो उनका कुछ पता नहीं है वो कब क्या कर बैठे। तो ईरान को तो जब तक तैयार रहना होगा, जब तक ये इनके बेड़े का यहाँ से मुंह काला ना हो या इनका बेड़ा गर्क ना हो, ईरान को बहुत ही होशियारी के साथ रहना पड़ेगा। लड़ाई ईरान नहीं चाहता, ईरान ने साफ कर दिया है। ईरान अगर पहले अटैक कर देना तो तबाही आ जाए पूरी दुनिया में। लेकिन ईरान ईरान किसी का बुरा नहीं चाहता, ये तो ईमानदारी की बात है। बावजूद इसके कि ईरान के पास किसी चीज की कमी नहीं है, ठीक है, ये सबने देख लिया। ईरान बिल्कुल। किसी भी मुल्क से लड़ने का अहल है। ठीक है जी डॉक्टर मुमताज। चलो बिल्कुल, ये सही कह रहे हैं। और जहां तक आपने कहा कि गले लगा लिया, गले ऐसे ही नहीं लगाया है। गले लगा जब चाबहार दे दिया, और बजट में 1 रुपया चाबहार को नहीं एलोकेट किया गया। इसके साथ साथ रूस को जो तेल खरीदने का था, तो अब देखना वेनेजुला से खरीदेगा हिंदुस्तान तेल। तो गले जो है वो फ्री में नहीं लगा लिया। हालांकि अभी भी हम वेट एंड वॉच कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि हम झुक गए हैं या हम कुछ ऐसा है। हो सकता है हमारी कोई पॉलिसी हो और उसमें हिंदुस्तान के जो हमारे वजीर खारजा है वो बेहतर तौर पर इसको समझेंगे। जो फॉरेन पॉलिसी देखते हैं हम उस पर बहस में नहीं जा रहे हैं। लेकिन ये कि उनके गले लगाने न लगाने से हमारी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता। वो गले लगा के छुरा मार देंगे, उनका क्या है। तो वो आपकी बात बिल्कुल सही है। लेकिन ये फिलहाल जो रिपोर्ट है वो यही है कि रूस से हमने अपनी तजारत एक तरीके तेल लेना बंद करने का कह दिया, और इधर हमने चाबहार जो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। और आप ये देखिए कि चाबहार सुनिए बंद सुनिए होने से नुकसान, सुनिए डॉक्टर एक मुमताज, मिनट, डॉक्टर नुकसान जो मुमताज एक थोड़ा मिनट। सा मुझे नहीं, एक सेकंड, थोड़ा सा मुझे बोलना पड़ेगा, बहुत जरूरी है, मैं भूल जाऊंगा। क्या है, ये सारी बातें ट्रम्प साहब की जानिब से आ रही हैं। तुम उनसे तेल मत लो, ये मत करो, वो मत करो, हमारे किसानों के प्रोडक्ट्स ले लो, ये कहे जा रहे हैं। हिंदुस्तान ने अभी इनमें से किसी चीज को हरी झंडी नहीं दी है। हिंदुस्तान ठीक है कर रहा है, लेकिन अभी हरी झंडी नहीं दी है। ओनली टाइम विल टेल कि आगे क्या क्या होता है। जी जी, आप बात पूरी कीजिए। खुदा करे कि ऐसा ही हो। लेकिन चाबहार का तो क्लियर हो गया। हालांकि बाद में भी इसको दुरुस्त किया जा सकता है, क्योंकि इससे बहुत भारी नुकसान हिंदुस्तान को होगा। क्योंकि चीन जो है वो मुंह फैलाए बैठे हुए है। इससे पहले भी हमने देखा था कि वो किस तरह से कर रहा था। तो बहरहाल अभी हमारे लोग बैठेंगे इस पे, मैं उस पे नहीं जाऊंगा। मैं आखिरी कमेंट के लिए यहाँ पे कई इंपॉर्टेंट खबर आ रही है। और वो जयदीप साहब ने कहा है कि हुसैन दाकी ने अल माहिदीन को बताया है कि शत्रु के आक्रमण के प्रति ईरान की रणनीति डिटरेंस से विकसित होकर अब स्मार्ट डिफेंस हो गई है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ईरान ने अब सैन्य क्षेत्र में आधुनिक प्रौद्योगिकी पर आधारित दृष्टिकोण अपना लिया है। तो यहाँ पे इसके अलावा उन्होंने आगे लिखा, ईरान के बारे में हर किसी ने हमेशा से तबाही वाले बयान दिए, लेकिन आज तक कोई कुछ बिगाड़ नहीं सका। तो ये बात है। बहरहाल ये तमाम इस तरह की चीजें आ रही हैं। राशिद साहब, आपको क्या लग रहा है कि यहाँ पे राजा सिंह राजपूत साहब ने लिखा है अमेरिका डरा हुआ, लेकिन नाम इजराइल का ले रहा है, तैयार नहीं है जंग के लिए। बिल्कुल सही है। ये वही फेस सेविंग वाली बात हो रही है यहाँ पे। बहरहाल आखिर में मैं यही कि क्या लग रहा है, बातचीत शुरू होगी तब भी ईरान तो मेरे ख्याल से मुस्तैद रहेगा। ईरान फिलहाल जो है वो अ, अपने आप को भी पीछे करने वाला नहीं, मुझे ऐसा लगता है। राशिद साहब, क्या लग रहा है? और फिर दुआ कराएंगे फिरोज बख्श साहब। देखिए मुमताज भाई, ईरान ने बात करने के पॉइंट को हमेशा पॉजिटिव किया। उसने हमेशा कहा है कि हाँ, हम बात करने को तैयार हैं। उसने कभी ये थोड़ी कहा है कि हम बात नहीं करेंगे या हम बात नहीं मानेंगे या हम बात मान लेंगे। ये चीज ईरान ने नहीं कहा आज तक। ईरान ने कहा है कि हम बैठ बैठ के बात करने को तैयार हैं, लेकिन इज्जत से। हमको डरा के दबा कर अगर सोचो कि आप हमसे बात करोगे तो हम बात करने से ज्यादा बेहतर जंग लड़ना समझते हैं। ये बात ईरान ने खुल के बोली थी। तो बात करने को ईरान तैयार है। और हमको ये लगता है कि ईरान बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज यही करेगा कि ठीक है, अपना AIA के इंस्पेक्टर को भेज करके आप इंस्पेक्शन करवा लो।
कि हमारे यूरेनियम इन्वेस्टमेंट का क्या पोजीशन है, या हम कितने बम बना सकते हैं, या हम बम बना भी सकते हैं कि नहीं। लेकिन पिछले बार की तरह नहीं होना चाहिए कि वो कह रहा है कि हमने इतना इन्वेस्टमेंट किया ही नहीं कि हम बम बनाए। एआईए कह रहा है, उसके बाद अब हमला कर रहे हो। तो पिछले बार वाली प्रीवियस वाली पॉलिसी नहीं आनी चाहिए। बाकी वो आए इंस्पेक्टर, आगे देखें, हमें उसमें कोई इतराज नहीं है। और ये बात तो सही है, 8 महीना हो गया है, 6 महीना से ज्यादा हो गया है वॉर हुए, 12 दिन की वॉर। उसके बाद चाहता तो ईरान बना लेता न्यूक्लियर। वो बहुत ज्यादा 2 से 3 दिन, 1 हफ्ता, 15 दिन लगता बना लेता वो। और बना करके उसको एक मर्तबा वो भी करवा देता, विस्फोट भी कर देता वो, जिसको कहते हैं परमाणु परीक्षण। सब खामोश हो जाते। आपने इतने प्रतिबंध लगा दिए, आपके पास प्रतिबंध लगाने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। लेकिन चूंकि ईरान ने पहले ही ये बात कह दी है कि ये हथियार जो है ये बेगुनाहों की जान लेता है, ये जेनोसाइड फैलाता है, दमनकारी हथियार है, इसलिए इसको हम नहीं बनाएंगे, ये हमारे लिए हराम है। लेकिन ईरान बोले जा रहा है कि लोग मानने को तैयार नहीं है। तो हमको ही लगता है मुमताज भाई, न वो इनको तेल देगा, न मिसाइल प्रोग्राम रोकेगा, न इन्वेस्टमेंट देगा, न मिलेशिया वाली बातों पर एग्री करेगा। वो सिर्फ इतना कहेगा कि देखो भाई, आपको अगर लगता है कि न्यूक्लियर बम बन रहे हैं तो आप एआईईए के इंस्पेक्टर को भेजो, वो उसकी निगरानी करते रहे। इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। हम अगर साफ हैं तो हमें कोई डर नहीं है, कोई भी देखे। आप चाहो तो कैमरा लगवा लो, वहां से लाइव देखो, हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम अपने यहाँ के डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए उस यूरेनियम को इस्तेमाल करेंगे। मुमताज भाई, अब्राहम लिंकन जो है वो चलता है यूरेनियम से। आप ये समझिए कि अगर समंदर में उसको फ्यूल नहीं मिले तो भी वो 2 से 3 महीना समंदर में चलता रहेगा। सिर्फ यूरेनियम में इतना पावर, इतनी ताकत होती है, और उसी यूरेनियम को यूज करना चाह रहा है ईरान अपनी इलेक्ट्रिसिटी के लिए कि हम इससे इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे, हम इससे वाटर फिल्टर मशीन फैक्ट्री वो मशीनें चलवाएंगे। क्योंकि ईरान में पानी की दिक्कत है, समुद्री पानी को फिल्टर कर रहा है वो, जो पीने लायक बनाता है। अगर इसका यूरेनियम वाला प्रोग्राम चालू हो जाएगा तो ये कई समंदर के किनारे किनारे कई प्लांट लगवा देगा वो। न्यूनता सही। बिल्कुल ये सही है। और ईरान कभी भी परमाणु बम बनाना या मारना या उसके उसमें नहीं रहा है। सब जानते हैं। यहाँ पे जयदीप साहब ने एक अपडेट की है कि ईरान ने पयाम यहाँ पे ये टोलो 3 क्या है, सैटेलाइट ने अपनी पहली तस्वीर भेज दी है, जिसका अनावरण आज ईरान के जरिए प्रोग्राम में किया गया है। इसके अलावा कई और चीजें आ रही हैं। मैं सबको बता देता हूँ। यहाँ पे जयदीप साहब का ईरान से 1400 किलोमीटर लिंकन के हटने की खबर फारस न्यूज द्वारा दी गई है, जो कि आईआरजीसी से जुड़ी खबरों को शाया करता है। इसके अलावा जयदीप साहब ने लिखा है कि तुर्की के राष्ट्रपति अर्दगान आज सऊदी अरब जा रहे हैं। सऊदी अरब के बाद वो मिस्र जाएंगे। और जाहिर है कि वो इन तमाम चीजों पे बात करेंगे। इसके अलावा एक और जो एप्स्टीन फाइल आजकल चल रही है लीक, उसमें तरह तरह की चीजें आ रही हैं, उस पर बात ही नहीं कर रहे हैं। बहुत ही शर्मनाक है। मैं तो मतलब देखते हुए डर लग रहा है। ऐसी सी फोटोज, ऐसे ऐसे वीडियोज आ रहे हैं कि बिल गेट्स ने असुरक्षित कोरोना वायरस टीकों को बढ़ावा देकर धन कमाया है। अभी पता नहीं क्या क्या चीजें खुलकर आ रही, बहुत सारी बातें आ रही हैं। तो मैं उस पर नहीं जाऊंगा। लेकिन यहाँ पे आखिर मैं चाहूंगा फिरोज बख्श साहब, आज शब बारात है और मैं खुद ये चाहूंगा कि कभी अगर किसी से मुझसे भी कोई गलती हुई हो तो मैं उसके लिए सबसे माफी चाहूंगा कि जब अल्लाह आज के दिन माफ करने के लिए तैयार है और ज्यादा से ज्यादा वो माफ करता है। वैसे तो वो हमेशा
माफी के तलबगार लोगों की मदद करता है और माफ करता है। लेकिन आज खुसूसी रात है, तो लिहाजा ये इसलिए भी कहा जाता है ताकि अल्लाह तो वो कहते हैं ना हुकूकुल इबाद वाली बात, तो वो दरअसल है कि जब तक जिससे हमने ज्यादती की जिसके साथ, जब तक वो माफ नहीं करेगा, अल्लाह भी नहीं कर सकता है। तो इसलिए भी लोग जो है इस रात तमाम जो है अल्लाह से गुनाहों की माफी के साथ-साथ जो कहते हैं कि अगर हमसे किसी इंसान के तईं अगर कोई गलती हुई हो, तो वो भी हमें माफ करे। तो बहरहाल दुआ करा दीजिए फिरोज़ बख्श साहब, और ये कि सब अच्छा-अच्छा हो जाए। जी डॉक्टर मुमताज़, आपने दुआ की शुरुआत बहुत अच्छी तरीके से की है, और वो सब हम सभी इंसानों के ऊपर लाक़ होती है कि अगर हमने किसी के साथ ज़्यादती की है या किसी की दिल आज़ारी की है, या ये है कि कहीं भी किसी तरह का कोई तकब्बुर हमसे जो है वो हो गया हो, कोई किसी को ज़िक पहुँची हो, तो हम तो ये आज के दिन तो ख़ास तौर से ये दुआ करते हैं, लेकिन हमेशा ही हमारी ये दुआ रहती है। और बिल्कुल सही फरमाया आपने कि अल्लाह आज के दिन ख़ास तौर से जो है माफ़ी सबको देता है, सबको माफ़ करता है, और लेकिन हर सेकंड, हर पल अल्लाह तो हमारे गुनाहों को माफ़ करता रहता है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और मैं तो यहाँ यही कहूँगा कि जितने भी फ़लस्तीन के, गाज़ा के जितने भी शुहदा हैं, अल्लाह उनकी कब्रों को पुरनूर करे और उनके दर्जात को जन्नतुल फ़िरदौस में जितना भी बुलंद व बाला हो सकता है करे। हर शहीद का एक महल बनाए अल्लाह जन्नतुल फ़िरदौस में। और हम ये भी दुआ करते हैं आज, अल्लाह तो देखिए सभी का है, वो ट्रम्प साहब का भी उतना ही है, वो नेतन्याहू जी का भी उतना ही है कि जितना वो सुपर से भी सुप्रीम हमारे कमांडर साहब का, वो रब्बुल आलमीन है। वो इन लोगों के दिलों में, ख़ास तौर से ट्रम्प जैसे लोगों के दिलों में आज की रात ख़ास तौर से रहम का जज़्बा डाल दे, और उनके दिलों में इस तरह के मामलात पैदा कर दे कि इस जंग से, इस लड़ाई से सबका नुकसान है, किसी का फ़ायदा नहीं है। लिहाज़ा इससे बाहर आ जाएँ, और ईरान को जो उसका हक़ है, ईरान ने आज तक ये नहीं कहा कि हम एटम बॉम्ब बनाएँगे। ईरान ने आज तक नहीं कहा कि हम किसी को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। वो तो जैसा भी आपने फरमाया कि अपने पानी को जो है वो हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर बनाना चाहता है, यूरेनियम से होता है, बिजली घरों को चलाना चाहता है, ठीक है? और उसने तो पहले भी आईएईए को बुलाकर सब अपनी चीज़ें दिखाई थी। ये तो तुम शोरा पुश्ती है, तुम्हारी ज़ोर ज़बरदस्ती है, तुम्हारी सीनाज़ोरी है अमेरिका जैसे लोगों की, कि तुमने ईरान को तबाह-बर्बाद करने का प्रोग्राम बनाया। लेकिन आज की रात, ख़ास रात, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि ईरान महफूज़ रहे इनके ज़ुल्म से, इनके तशद्दुद से। सुप्रीम कमांडर हज़रत ख़ामेनेई साहब भी इनके ज़ुल्म से महफूज़ रहें। वो एक फ़रिश्ता सिफ़त, एक वली सिफ़त इंसान हैं। अल्लाह उनको क़ायम और दायम रखे, उनको सेहत दे, और साथ ही साथ बस ये दुआ करके इजाज़त लूँगा कि अमन कायम रहे, और सभी लोग दुनिया के किसी भी खित्ते में हों, चाहे वो फ़लस्तीन में हो, अमेरिका इसराइल में हो, हिंदुस्तान पाकिस्तान में हो, यूक्रेन रूस में हो, कहीं भी हो दुनिया के किसी भी हिस्से में हो, और हत्ता कि वेनेज़ुएला में हो या ग्रीनलैंड में हो, बस वहाँ अमन और चैन और वहाँ पे आस्ती कायम रहे। जी डॉक्टर मुमताज़। बिल्कुल। और तबरेज़ आलम सिद्दीकी साहब ने लिखा है कि यूएस को अगर यकीन हो गया कि ईरान के पास न्यूक्लियर नहीं है, तो उसी दिन हमला कर देगा। ये उनका अपना प्रेडिक्शन है, और बहुत लोग ऐसा मानते हैं। बहरहाल अल्लाह हम सबकी मदद करने वाला है। तमाम हज़रात का बहुत-बहुत शुक्रिया, और ख़ास तौर से एडवोकेट राशिद रिज़वी साहब आपका,
और हमारी इस जो नशिस्त है उसके सदर कह लीजिए फिरोज बख्त अहमद साहब, उनका भी बहुत-बहुत शुक्रिया कि वो जुड़ते हैं और बातें करते हैं, और तमाम जो हमारे हज़रात हैं, उनका भी बहुत-बहुत शुक्रिया। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ करे। अगर कोई गलती हमसे हुई है और किसी के दिल को हमारी बात से ठेस पहुँची हो, तो हम उसके लिए भी माफ़ी चाहते हैं, माफ़ी के तलबगार हैं, क्योंकि गलती जो है वो इंसान से होती है, और कहते हैं कि जो गलती मान ले वो आदम, और जो गलती अपनी न माने वो इब्लीस यानी शैतान। तो गलती जो है वो मानना कामयाबी की पहली सीढ़ी भी होती है। तो हम ये कहते हैं कि अगर कहीं कोई कोताही, कहीं कोई गलती, कहीं कोई ऐसी दिल आज़ारी हुई है तो उसके लिए माफ़ी। शब बख़ैर, और एक बार फिर आप हज़रात को शब बारात की बहुत-बहुत मुबारकबाद, और इसके साथ-साथ इमाम ज़माना की पैदाइश की भी बहुत-बहुत मुबारकबाद। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। गुड नाइट, शब बख़ैर।